गुड आफ्टरनून दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अपन बात कर रहे थे कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान के अंदर कोशिका अंगक पढ़ रहे थे। एक कोशिका अंगक के बारे में बात कर रहे थे। कोशिका अंगक के अंदर अपन ने बात की थी हरित लवक के बारे में। हरित लवक तक अपन ने पिछले क्लास या फिर पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली थी। उसके अंदर पढ़ा कि हरित लवक क्या होते हैं, इसकी आकृति कैसे होती है, इसके अन्य नाम क्या होते हैं। अब उससे आगे की इस वीडियो के अंदर फिर इस क्लास के अंदर आज की क्लास के अंदर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में। किस संरचना होती है, किस प्रकार से दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हरित लवक है वह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कौन सा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फिर दूसरी बड़ी बात होती है कि जो हरित लवक होता है, क्या होता है? हरित लवक होता है यह या फिर यह कोशिका पादप कोशिका, किसका? पादप कोशिका का बड़ा अंग होता है, फिर सबसे बड़ा अंग होता है। जबकि कोशिका में सबसे बड़ा अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन पादप कोशिका की बात की जाए, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक, जो दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है या फिर यह दो झिल्लियों से निर्मित होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से संरचना होती है। तो जो हरित लवक इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है इसे अंतरावकाश के नाम से जाना जाता है या फिर अंतरावकाश कहा जाता है। क्लियर है? अंतरावकाश होने के पश्चात इस संरचना के अंदर जो आंतरिक भाग होता है, मध्य भाग होता है, इस मध्य भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा या फिर पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका। क्लियर है? स्ट्रोमा भाग होता है, यह जल के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? जल के समान एक्चुअली, या फिर एक प्रकार से बात की जाए स्ट्रोमा भाग होता है वह जल ही होता है। क्या होता है? जल भाग को स्ट्रोमा भाग कहा जाता है और इसी को आंतरिक झिल्ली के द्वारा संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। स्ट्रोमा भाग में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जैसे राइबोसोम उपस्थित है। राइबोसोम 17 प्रकार का, कितने प्रकार का? 17 प्रकार का। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही है और माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होने के कारण इसके अंदर या फिर इस हरित लवक के अंदर भी खुद का डीएनए पाया जाता है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, खुद का डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाए जाने के कारण ये क्या हुआ? अर्ध स्वायत्तशासी अंग। राइबोसोम 17 प्रकार का। स्ट्रोमा भाग के अंदर इस जल के अंदर कुछ कण स्टार्च के भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। फिर बात की जाती है कि हरित लवक होता है। हरित लवक संरचना के अंदर मध्य के अंदर एक विशेष प्रकार की जो जालीदार रूप की संरचना होती है उसके बारे में बात की जाती है। तो इस स्ट्रोमा भाग के अंदर एक इस प्रकार का समूह पाया जाता है। इस समूह को ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहा जाता है और इनके बाहरी और झिल्ली पाई जाती है। क्लियर? यानी कि झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इस झिल्ली को थाइलेकोइड झिल्ली कहते हैं। थाइलेकोइड झिल्ली किसको कहते हैं? यानी कि एक प्रकार से बात करें कि जो ग्रेनम है, क्या है? संरचना है, सिक्के की डेरिनुमा संरचना है। इस सिक्के की डेरिनुमा संरचना को ग्रेनम कहा जाता है। इस ग्रेनम के अंदर जो एक गोलाकार या एक सिक्के नुमा संरचना है, एक की, इसको थाइलेकोइड या फिर ग्रेना कहा जाता है। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड या ग्रेना कहा जाता है। जो ग्रेना है, इस प्रत्येक ग्रेना या फिर बात करें प्रत्येक ग्रेना के बाहरी ओर जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को ही थाइलेकोइड झिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं ग्रेनम की। एक कोशिका में या फिर एक हरित लवक में, एक हरित लवक की बात करते हैं,
एक हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से लेकर 60 तक कितने हो सकते रे? एक हरित लवक में ग्रेनम सिक्के नुमा या फिर सिक्कों की ढेरियां 40 से 60 हो सकती है। कितने डेरिया रे? 40 से 60 तक पाई जाती है। यानी कि पादप कोशिका के अंदर सबसे रईस ज्यादा कोशिकांग या फिर पेशों वाला कोशिकांग यही है। सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। अरे सिक्के नुमा संरचना होने से पैसे वाला थोड़ी ना होता है, ये पैसे वाला कुछ नहीं। इन सिक्के नुमा संरचनाओं को एक प्रकार से ग्रेनम के नाम से जाना जाता है, फिर सिक्के की ढेरी को ग्रेनम कहा जाता है। इनकी संख्या एक ही हरित लवक में 40 से 60 तक होती है। अब एक ग्रेनम के अंदर जो सिक्के नुमा संरचना है, सिक्के नुमा संरचना है, इस सिक्के नुमा संरचना को थाइलेकोइडिया ग्रेना कहा जाता है। क्या कहते हैं? थाइलेकोइडिया ग्रेना कहा जाता है। और इनकी संख्या एक ग्रेनम में 2 से लेकर 100 तक पाई जाती है। एक ग्रेनम में ग्रेना की संख्या 2 से लेकर 100 तक, जबकि एक हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से लेकर 60 तक पाई जाती। दोनों के अंदर काफी अंतर है। एक सिक्के नुमा संरचना थाइलेकोइडिया ग्रेना, सिक्कों की कंप्लीट डेरी ग्रेनम। क्लियर है? जो सिक्के नुमा संरचना होती है ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, और जिस झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है इस झिल्ली को स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिली या फिर लेमिला। क्लियर है? स्ट्रोमा लेमिली या फिर स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है। इसके कारण ही ये समस्त सिक्के नुमा संरचना या फिर सिक्के की ढेरियां ग्रेनम आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक जाल के रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर है? जो सिक्के नुमा संरचना है, इन सिक्के नुमा संरचना के बाहरी और थाइलेकोइड झिल्ली का आवरण पाया जाता है। बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो स्टोमा भाग होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? थाइलेकोइड का मुख्य कार्य क्या होता है? फिर ग्रेना का कार्य क्या होता है? जब ग्रेना की संरचना देखें या फिर इस ग्रेनम की संरचना को देखें तो संरचना पर कट लगाने पर यह संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। इसे अंदर वाले संरचना को या फिर अंदर वाले भाग को ल्यूमेन भाग कहा जाता है। कौन सा भाग कहते हैं? ल्यूमेन वाला भाग, जो अंदर वाला भाग है। इस प्रकार से देखें संरचना को, तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं ल्यूमेन साइट। कौन साइट बोलते हैं? ल्यूमेन साइट कहा जाता है। और इस ल्यूमेन साइट के साइट में, इस आंतरिक साइट में, जिसको थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली या फिर आंतरिक संरचना के नाम से जाना जाता है, इस ल्यूमेन में वर्णक समूह पाए जाते हैं। वर्णक समूह में क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इन वर्णक समूह को जो ल्यूमेन साइट थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं, इनको क्वांटासोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम को ही प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई। क्वांटासोम्स को कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की? पार्क व बिगिंस नामक वैज्ञानिक ने। पार्क व बिगिंस नामक वैज्ञानिक ने क्वांटासोम्स की खोज की और कहा कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया इस ल्यूमेन साइट में संपन्न होती है। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य सर्वाधिक सक्रिय स्थल ल्यूमेन साइट होती है। और इस ल्यूमेन साइट पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर इस ग्रेनम या फिर ल्यूमेन साइट में भोजन का निर्माण किया जाता है। और भोजन का निर्माण किस प्रकार से होता है? यानी कि पर्ण की संरचना, पत्तियों की संरचना पादपों के अंदर, पत्तियों की संरचना के अंदर हरित लवक ज्यादा पाए जाते हैं। तो वायुमंडलीय CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है पत्तियां, और
जब जल का अवशोषण होता है, जल को अवशोषित करते जड़ों से पत्ती में पहुंच जाता है, तो यह जल CO2 के साथ या फिर जो वायुमंडलीय CO2 है, क्षण होते, जल के क्षण होते हैं, इनको प्रकाश की उपस्थिति में या फिर जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं उसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति है उसको ग्रहण कौन करता है? क्लोरोफिल, पर्णहरित। कौन करते हैं? पर्णहरित। कहां पाए जाते हैं? ग्रेना या फिर थाइलेकोइड के आंतरिक सतह या फिर ल्यूमेन भाग में पाए जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ही C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? वायुमंडलीय CO2 और जल को अवशोषित किया जाता है, ये दोनों प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित भाग के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कर दिया जाता है। क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न हुई? ग्रेना भाग में लिख सकते, या फिर पूछे ग्रेना के आंतरिक सतह ल्यूमेन भाग पर भी संपन्न हो सकता है। एक्चुअली ल्यूमेन भाग पर संपन्न होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। ग्रेना भाग आपने इस प्रकार से देखा है, इस प्रकार से पाई जाती है। फिर दूसरा आता है स्ट्रोमा या फिर पीठिका भाग। स्ट्रोमा जल नुमा संरचना, इस भाग के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया? अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है और पादपों में भोजन का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण नहीं किया जाता अप्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। स्ट्रोमा भाग के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, स्टार्च कण पाए जाते। इसके साथ साथ ही स्ट्रोमा भाग के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम की प्रचुर मात्रा हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न। प्रकाशिक अभिक्रिया ल्यूमेन साइट में, ल्यूमेन साइट किसकी है? ग्रेना की आंतरिक सतह होती है। अब बात करते हैं कि जो थाइलेकोइड संरचना है, इस थाइलेकोइड के बाहरी ओर झिल्ली है, इस पर इस प्रकार के कण लगे रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए गए थे। CF0 कण पाए जाते हैं। ये CF कण या फिर CF0 कण एक प्रकार से या फिर इनकी उपस्थिति कहां होती है? थाइलेकोइड झिल्ली पर होती है, जिसके कारण थाइलेकोइड को माइटोकॉन्ड्रिया की किस्टी के समान माना जाता है। किसके समान? माइटोकॉन्ड्रिया की किस्टी के समान, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस्टी पर क्या पाए जाते हैं? F0 F1 कण पाए जाते हैं और थाइलेकोइड झिल्ली के बाहरी और भी CF0 CF1 कण पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली पर क्लोरोफिल नामक वर्णक समूह उपस्थित होते हैं, जिनको क्वांटासोम कहा जाता है। क्वांटासोम का प्रकाश संश्लेषण इकाई होती है, जिसकी खोज पार्क में बिगिंस ने की और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करवाई जाती है। यानी कि जो सूर्य प्रकाश है उसको ग्रहण इन क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा या फिर क्वांटासोम्स के द्वारा ही किया जाता है। उसके पश्चात ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बार वापस से फिर से रिपीट करना। हरित लवक दोहरी कोशिकांग है, अर्धस्वयंशासी अंग कहा जाता है, क्योंकि खुद का डीएनए उपस्थित होता है। क्या होता है? डीएनए के साथ साथ राइबोसोम 17 प्रकार का होता है और 2 आवरण पाए जाते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। इसके साथ साथ ही जो भाग होता है, मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग को स्ट्रोमा या फिर पीठिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा पीठिका। जल के समान होता है। इस जलोमा संरचना के अंदर ही डीएनए, राइबोसोम, समस्त स्टार्च कण पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ सिक्के की ढेरियां पाई जाती हैं। इन सिक्के की ढेरी को ग्रेनम कहा जाता है।
ग्रेनम के अंदर एक सिक्के को ग्रेना की थाइलेकोइड कहा जाता है, जिनके बाहरी ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे थाइलेकोइड झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड झिल्ली। इस थाइलेकोइड झिल्ली को एक प्रकार से तृतीयक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। किसकी झिल्ली है रे? हरित लवक की तृतीयक झिल्ली, थाइलेकोइड झिल्ली, क्योंकि समस्त सिक्कों पर पाई जाती है, ग्रेनम पर पाई जाती है। एक हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से लेकर 60 तक होती है और एक ग्रेनम में ग्रेना की संख्या 2 से लेकर 100 तक पाई जाती है। ग्रेनम की संख्या 2 से 100, सॉरी ग्रेना की संख्या 2 से 100 पर थाइलेकोइड की संख्या 2 से 100, ग्रेनम की संख्या 40 से 60। यह ग्रेनम की संख्या हरित लवक में होती है, जबकि यह संख्या एक ग्रेनम में होती है। इसके आंतरिक भाग को ल्यूमेन साइट कहा जाता है, जहां पर वर्णक पाए जाते हैं, क्वांटासोम्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फिर सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब या फिर ग्रहण करने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्य कार्य होता है हरित लवक का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक का मुख्य कार्य होता है और पादप के अंदर भोजन निर्माण क्रिया करवाई जाती है। इसी वजह से हरित लवक को कोशिका का किचन या फिर रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वह ग्रेना में संपन्न होती है या फिर ग्रेना की ल्यूमेन साइट पर संपन्न होती है और भोजन का निर्माण किया जाता है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है और कुछ अल्प मात्रा के अंदर अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, जो पादप कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है। क्लियर? उसके बाद में बात की जाती है जी प्रत्येक ग्रेना है उसके बाहरी ओर आवरण पाया जाता है या फिर सिक्के की डेरी है उस पर आवरण पाया जाता है, जिसको थाइलेकोइड झिल्ली के नाम से जाना जाता है। थाइलेकोइड झिल्ली के बाहरी ओर कुछ कणनुमा संरचना पाई जाती है, जिनको CF0 CF1 कण कहा जाता है और समस्त एरिया एक जाल के रूप में हरित लवक में फैली रहती है। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं एक विशेष बात कि जो हरित लवक होता है यह हरित लवक भी एक प्रकार से या फिर इसकी उत्पत्ति भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही हुई है, अर्थात इस हरित लवक की उत्पत्ति भी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी या फिर अंतःसहजीवन क्रिया के द्वारा हुई है। और स्ट्रोमा भाग में एक विशेष प्रकार का एंजाइम रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा पादपों के अंदर श्वसन के दौरान C3 चक्कर को निर्मित करने का कार्य किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम के साथ मिलकर प्रकाश श्वसन को भी संपन्न बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसके साथ साथ हरित लवक के द्वारा एटीपी का निर्माण भी किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है तो O2 को स्वतंत्र किया जाता है। तो कह सकते हैं कि पादपों में भोजन निर्माण के साथ या फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने से पादप अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन O2 स्वतंत्र करते हैं और इसी O2 के कारण वातावरण स्वच्छ बना रहता है। क्लियर? O2 उत्पादन करने वाला कोशिकांग हरित लवक। क्लियर? ये आपका हरित लवक आज कंप्लीट होता है। बाकी अपन इसके अगले जो कोशिकांग उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही है, बाकी अगली क्लास के अंदर बात करते हैं। ओके, थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स।